आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी विरासत सिर्फ कामयाबियों से नहीं बल्कि उनके उसूलों और एक बहुत बड़े सपने से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। जरा सोचिए, साल है 1998, जगह है अमेरिका, और एक बेहद जरूरी मीटिंग के बीच रतन टाटा को यह सुनना पड़ता है। एक ऐसा तंज जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो हुआ ये था कि रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका बाजार में कह सकते हैं फेल हो गया था। बड़े अरमानों से इसे भारत की पहली पैसेंजर कार के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन नतीजा सिवाय भारी नुकसान के कुछ नहीं निकला। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि रतन टाटा को अपना पूरा का पूरा पैसेंजर कार बिजनेस बेचने तक के बारे में सोचना पड़ रहा था। बिल फोर्ड के कहे वो शब्द रतन टाटा के लिए सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थे, वो एक चुनौती बन गए थे। उन्होंने उसी पल वो डील कैंसिल की और पहली फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ गए। फोर्ड के ऑफिस में बैठे लोगों को लगा होगा कि चलो बात खत्म हुई, पर असल में तो कहानी बस शुरू हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत आखिर आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस इंसान को समझना होगा जिसकी पूरी जिंदगी ही चुनौतियों से घड़ी गई थी। देखिए, नाम के साथ टाटा तो जुड़ा था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही माँ बाप अलग हो गए और उनकी परवरिश की उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने। बाद में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई तो की, जिसने उन्हें बिजनेस की दुनिया के लिए तैयार भी किया, पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। और हुआ भी यही। इतनी बड़ी डिग्री और इतने बड़े नाम के बावजूद बिजनेस में उनका आगाज बिल्कुल भी शानदार नहीं रहा। सच तो यह है कि उनका शुरुआती दौर नाकामियों से भरा हुआ था। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्हें दो कह सकते हैं डूबती हुई कंपनियों को पटरी पर लाने का जिम्मा मिला। एक थी नेल्को, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, और दूसरी थी एम्प्रेस मिल्स। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, लेकिन उस वक्त की आर्थिक मंदी और मजदूरों की हड़ताल के चलते दोनों ही कंपनियों पर ताला लगाना पड़ा। ये वो सबक थे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। लेकिन कहते हैं ना, हर नाकामी कुछ सिखाकर जाती है। इन तजुर्बों ने जेआरडी टाटा को यह दिखा दिया कि रतन टाटा में मुश्किल हालात से लड़ने का वो दम है। और बस इसी भरोसे ने उन्हें उनके करियर के सबसे बड़े रोल के लिए तैयार कर दिया। तो हुआ यूं कि 1991 में जब जेआरडी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, तो ग्रुप के अंदर ही कई सीनियर लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि रतन टाटा के पास अभी उतना तजुर्बा नहीं है। तो अब लड़ाई बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से थी। उन्हें खुद को साबित करके दिखाना था। और उन्होंने खुद को साबित किया भी तो कैसे? अगले 21 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप की वैल्यू को 50 गुना बढ़ा दिया। 50 गुना! आप सोच सकते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उनके दौर में टाटा ग्रुप ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। चाहे वो भारत की अपनी कार इंडिका बनाने का सपना हो, या फिर एक आम आदमी के लिए नैनो जैसी कार बनाने का, या फिर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैगुआर, लैंड रोवर और कॉरस स्टील को खरीदकर सबको चौंका देना हो। उन्होंने सही मायनों में टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर बना दिया। और इन सब में भी उनका एक सपना सबसे बड़ा था, एक ऐसी कार बनाना जो हर भारतीय परिवार खरीद सके। और इसी सपने से जन्म हुआ 1 लाख वाली कार का, यानी टाटा नैनो। ये एक ऐसी सोच थी जिसने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को हैरान करके रख दिया था। तो चलिए अब लौटते हैं कहानी की शुरुआत में। साल 1998, फोर्ड का वो ऑफिस और वो अधूरा सौदा। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, कहानी अभी बाकी थी। ठीक 9 साल बाद, साल 2008, सीन वही था। हेडक्वार्टर भी फोर्ड का ही था, लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका था। 2008 की आर्थिक मंदी ने फोर्ड की कमर तोड़ दी थी और वो अपने सबसे कीमती ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर बेचने पर मजबूर थे। और जानते हैं खरीदार कौन था? जी हां, रतन टाटा। कहते हैं ना, जिंदगी का चक्र पूरा घूमकर वापस आता है। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप ये ब्रांड्स खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सोचिए जरा, वही शब्द, बस इस बार बोलने वाला और सुनने वाला बदल चुका था। ये कोई बदला नहीं था, कोई घमंड नहीं, ये सिर्फ वक्त का हिसाब था। लेकिन ये कहानी किसी बदले या बिजनेस की जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ी है। रतन टाटा की असली कहानी उनके बैंक बैलेंस में नहीं, उनके उसूलों में बसती है।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अगर टाटा ग्रुप आज $100 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी है, तो फिर रतन टाटा का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता? इसका जवाब जितना सादा है उतना ही हैरान करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 65%, रतन टाटा की जेब में जाता ही नहीं है। वो सीधा जाता है टाटा ट्रस्ट में, जो सालों से देश में शिक्षा, सेहत और विकास के कामों में लगा हुआ है। और शायद इसीलिए वो दौलत से अमीर लोगों की लिस्ट में भले ही ना हो, पर दिल से अमीर लोगों की लिस्ट में शायद सबसे ऊपर हैं। उनके लिए पैसा कमाना कभी मंजिल थी ही नहीं, ये तो बस समाज को कुछ लौटाने का एक जरिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत है क्या? वो जो तिजोरियों में बंद होती है, या वो जो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाती है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।